Welcome to Learn Commerce PU online classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. प्रिय विद्यार्थियों, हम जो कर रहे थे पुनरावर्तन भाग के हिसाब से जो है बड़े घर की बेटी को हम प्रारंभ किए थे। तो आपको शायद याद होगा कि बड़े घर की बेटी में तो वहाँ पे रिश्ता पक्का हो जाता है दोनों का। आनंदी और उनके पिताजी ने श्रीकंठ से बातचीत करते हैं और संबंध को आगे बढ़ाते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। आनंदी की शादी हो जाती है। आनंदी अपने नए घर में आई तो वहाँ रंग ढंग कुछ और ही देखा। तो वैसे ही सपोज़ हमारे घर में जो रहता है, हम माँ के घर में रहते हैं, माँ बाप के घर में रहते हैं तो अलग ही तरीका रहता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही अलग ही तरीका था कि उसके घर में जो था चीज़ इसके घर में नहीं था। तो ऐसे माहौल में वो मिल के वहाँ पे रहना है तो बहुत ही कठिनाई है। तो फिर भी ये बहुत शांत स्वभाव की थी आनंदी, तो संभाल के घर संसार को चला रही थी। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी। हम जान चुके थे कि वो बड़े घर की बेटी है तो पूरी सुविधा उसे मिल चुकी थी, पूरा था उसके घर में। लेकिन यहाँ पे हाथी नाम मात्र के लिए कोई भी कुछ भी नहीं था। हाथी घोड़ों का तो कहानी ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक ना आती। बहली मतलब इतना गाड़ी तो वो भी नहीं थी। हाथी के सिवा एक गाय भी नहीं थी। और रेशमी स्लीपर साथ लाई थी वो। पर यहाँ बाग मतलब तोटा उद्यानवना तो वो भी नहीं था। मकान में खिड़कियाँ तक ना थी। घर मकान मतलब घर में खिड़कियाँ भी नहीं थी। ना ज़मीन पर फर्श था, कारपेट भी नहीं था, ना दीवार पर तस्वीरें। सीधा सादा देहाती गृहस्थ का मकान था। तो सिंपल घर था, जैसे उसके घर में सब कुछ सुविधा थी उस हिसाब से नहीं था घर। एक दिन क्या हुआ, लाल बिहारी सिंह ने दो चिड़िया लेके आते हैं। तो अपने भावज मतलब भाई की पत्नी, उनके साथ बोलता है जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। ऑलरेडी पहले ही एक बना रखी थी व्यंजन मतलब भोजन पूरा बना के रखी थी आनंदी। तो इन्होंने दो चिड़िया लेके आने के कारण फिर इन्होंने बताया इसके लिए करना ही पड़ता है। तो पहले ही जो उन्होंने बनाए थे उसमें तो क्या है, घी सब कुछ डाल दी थी। हांडी में जो घी था, थोड़ा ही था घी, तो वो सब पूरा उसमें डाल चुकी थी। तो उसके बाद जो ये मांस लेके आया था, तो चिड़िया लेके आया था, तो क्या है, इसको बनाने के लिए उसमें हांडी में घी नहीं था। उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था, तो पूरा घी थोड़ा ही था घर में, पूरा मांस के लिए डाली थी। तो दाल बनाई थी, दाल में घी थोड़ा भी नहीं था। और दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा, ऐसे पूछता है लाल बिहारी अपने भावज से। आनंदी ने कहा घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला अभी परसों घी आया है, इतना जल्दी उठ गया कि परसों लाए थे हम लोग, इतना जल्दी खाली हो गया। तो आपके घर में कि घी का बारिश या घी भरपूर रहेगा उतना आप खर्चा करती होगी, ऐसे वैसे बड़े बड़े बातें करने लगता है। उत्तर दिया आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह शुद्ध से भावला मनुष्य जरा सी बात पर तिनक जाता है। हर इंसान के लिए एक जैसा नहीं रहता है। थोड़े इंसान लोग क्या करते हैं तो तसल्ली से जो है उसमें एडजस्ट करके संभाल के जाते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे बातों में गुस्सा करते था लाल बिहारी, तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावज की यह टिड़ाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला मैके में तो
चाहे घी की नदी बहती हो। तो इससे पहले ही गुस्सा आ गया था, मांस में घी डाल दी है तो दाल में घी नहीं है, तो पहले ही गुस्सा आ गया था। तो पूरा उसके मायके के बारे में निंदा करने के लिए शुरू करता है, मायके के बारे में बोलता है कि पूरा घी नदी की जैसे बहती होगी आपके घर में, इसके लिए यहाँ पे ऐसा थोड़ा खर्चा करने के लिए नहीं आता। इसके मन में क्या था, ये बड़े घर की बेटी है तो ये पूरा बड़े घर के जैसे ही व्यवहार करती है, हमारा तो छोटा घर है, ऐसे सोच रहा था। स्त्री कुछ भी हो, गालियाँ सुन सकती है, मार भी खाते, लेकिन माँ घर का या मायके के घर का जो है कुछ भी बोलेंगे ना तो गुस्सा आ जाता है। तो इसे भी वैसे ही गुस्सा आ जाता है। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जी पकड़कर खींच लूं। तो ऐसे वो बोलने लगता है। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया, बोली, वह तो होते तो आज इसका मज़ा चकाते। पति नहीं है, शनिवार को आता था उसका पति, तो ये जो नहीं है इस वजह से मुझे देवर ऐसे कर रहा है। तो बहुत सारा बोलने लगी। अब अबड़ उजाड़ ठाकुर से न रह गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता है उस पर हाथ साफ कर लिया करता है। कड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। जो क्या है, जो है पादक गोड़ो, चप्पली, ये पादक गोड़ो, जैसे पहले था लकड़ी का जो आता था पादक गोड़ो कहते थे, जैसे खड़ा उसे उठा के उसे फेंक देती है और उसको फेंक देता है। तो फेंक देते समय आनंदी अपने चेहरे और सिर को बचा लेती है, क्योंकि अगर उसके सिर पर लगा आया तो इसके लिए वो अपना सिर और मुंह बचा लेती है। खड़ा मतलब पहले जो था, अब जो सैंडल सब रहता है, लेकिन पहले जो लकड़ी का जो बना हुआ रहता था इसके लिए पादक गोड़ो कहते, उससे उठा के फेंकता है, अपना सिर बचा लेती है। फिर भी ये गुस्सा आगे आगे बढ़ता जा रहा था। आनंदी भी छोड़ी नहीं, ये लाल बिहारी भी छोड़ी। लाल बिहारी तो गुस्सा करता है, आनंदी की कुछ भी नहीं थी, लेकिन वो जो था उस प्रकार वो पकाई थी। लेकिन लाल बिहारी सोचता था आनंदी हिसाब से ज़्यादा खर्चा करती है। आनंदी ने हाथ से कड़ाऊ रोकी, सिर बच गया पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलाते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। खून का घूंट पीना मतलब बहुत ही दर्द दुख बहुत ही हो गया था, लेकिन इतना दुख दर्द होने पर सब कुछ क्या है वो ले चुकी थी, क्रोध को दबा कर बैठ गई थी। कितना भी गुस्सा है कंट्रोल में ला चुकी थी। यहाँ पे खून पीना मतलब कि खून को ऐसे नहीं पीना, ये जो है मुहावरा है, जो मुहावरे का अर्थ है क्रोध को दबा कर बैठ जाना, इसका अर्थ है। उसके बाद क्या हुआ देखिए छात्रों। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पति को वह यह घटना हुई थी, गुरुवार बृहस्पति को हुआ था, शनिवार को इन्होंने आते हैं घर, हर शनिवार घर आते हैं। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, ना कुछ खाया ना पिया, उनकी बाट देखती रही। तो शनिवार कब आता है देखते रहे, खाने के लिए भी मन नहीं था। गुरुवार था, शुक्रवार, गुरुवार होने के बाद शुक्रवार एक था, शनिवार तो आ जाता है। तो उनका रास्ते में जब शनिवार कब आता है ऐसे रास्ते में देखते रहती थी। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों की आदि की चर्चा करने लगे। तो गांव आया तो गांव के लोगों से, गांव के अड़ोस पड़ोस से बातें करने लगा। कुछ तो विषय रहता था, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे सिचुएशन रहता था, क्रिएट होते ही रहता था। ना तो कुछ भी नहीं तो अपने ही बारे में बातचीत करते रहते थे, पड़ोस वालों से सब बात करते 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 वो शाम हो जाता है। तो आते समय मतलब उसके घर आने तक शाम हो जाता है। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधि न रहती थी। जो बातें करते करते भूख प्यास कुछ भी नहीं पता चलता था।
श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। दोस्त मिलके सब कुछ मिलके बातें कर रहे थे, तो उनसे छुटकारा पाके घर आने के लिए बहुत मुश्किल था श्रीकंठ को, क्योंकि दोस्तों को हफ्ते में एक बार मिलता था। अब तो हफ्ते में मिले हैं, दोस्तों से मिला है, घर नहीं गया है, पत्नी से नहीं मिला है, यही सोचते बेटा दोस्तों से वहाँ से बाहर निकलने के लिए सोच रहा था, तो मुश्किल से बाहर आ गया। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत टूटी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप ज़रा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत क्या करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। भाई श्रीकंठ ही अपने भाई से कहता है अपने बीवी को कंट्रोल में रखना, नहीं तो क्या है बहुत अनर्थ हो जाएगा, अच्छा नहीं हो जाएगा। तो बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी, हाँ बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। तो क्या है, लड़कियों को लड़कियों की जगह में रखना है, मर्दों के बीच में, पुरुषों के वहाँ पे नहीं आना चाहिए, पुरुषों के विचार में नहीं आना चाहिए। जहाँ रहना है लड़की को वहीं पे रहना है, वही सजता है। ये बेनी माधव सिंह बड़े होने के कारण वहाँ पे समझाते हैं बेटे को। लाल बिहारी, वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कुहार नहीं, वैसे अरे फेरे मामूली इंसान हम लोग नहीं है, वो तो बड़े घर की रहेगी, लेकिन हम भी क्या है मामूली इंसान नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या हुई? पूछता है क्या, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पापा भी ऐसा बोल रहे, पिताजी भी ऐसा बोल रहे, भाई भी ऐसा बोले, आनंदी कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन विषय क्या है? लाल बिहारी ने कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी, मायके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। मायके के बारे में, माँ घर के बारे में कहा तो ये हो गई गर्म हो गई, उल्टी बात करने के लिए कहा तो उल्टा झुक गई, ऐसे बोलने लगे। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए, वह भरी बैठी थी, मतलब क्या है, बहुत ही गुस्से में थी कि उसे बात करने के लिए मन ही नहीं था, भरी बैठी थी। इसका अर्थ है यह हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है, तो क्या है, इसको पूछना था आनंदी के पास, आनंदी को क्यों ऐसे कर रही है, क्यों क्या हुआ? तो ये क्या है, कभी कभी हम लोग कहते हैं बहुत गुस्से में रहते हैं, तो हम लोग कहते हैं तो गुस्सा ज़्यादा है, बात करने के लिए डेंजर है, ऐसे सोचते। ये भी वैसे ही भरी बैठी थी, गुस्से में थी, बहुत ही गर्म में थी। तो श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा? इतने दिन तक बहुत अच्छा चल रहा था हमारा संसार, हमारा दिन अच्छा जा रहा था, लेकिन आजकल क्या है, उपद्रव बना के रखा है। श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव बना रखा है? आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए। तो ये सब सुनने के बाद त्योरियों पर मतलब ये जो हने रहता है, तो यहाँ पे क्या है, बोलते समय हमारी गलती नहीं है, तो दूसरे लोग गलतियाँ बोलेंगे तो क्या हो जाता है, क्या ऐसे हम एक्शन करते हैं। तो ये जो हने के लिए कहते हैं त्योरियाँ, तो यहाँ पे ऐसे स्टेप्स आ जाते हैं, इसके लिए कहते हैं। और झुलझुलाहट के मारे बदन में ज्वाल सी दहक उठी, बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाँव मुँह झुलस दूँ। तो क्या है, जिसने भर के दी है आपको, जिसने मेरे बारे में, मेरे खिलाफ, मेरे बारे में कहा है, उसके बाद उसे पाँव मुँह झुलस दूँ। क्या बिसिली बिंद हो, मौसम और सुट हो, ऐसे झुलस दूँ मतलब पूरा सब कुछ झुलस जाना। मतलब क्या, जो चीज़ रखते हैं धूप में, तो धूप में पिघलने की चीज़ रहेगी तो पिघल जाता है, इस प्रकार आपका मन भी पिघला दिए हैं कि मेरे बारे में, मेरे खिलाफ विचारों को बोल दे के जो अपना दिल मेरे खिलाफ आपको पूरा बिगड़ जाने के हिसाब से आपको पिघला दिए हैं। जिस प्रकार हम एक चीज़ को बाहर रखते हैं, जो पिघलने के लिए रखेंगे, बहुत कड़ी धूप रहती है तो पिघल जाता है, उस प्रकार के लिए झुलस दूँ। तो ऐसे कहा है। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो, तो क्यों गुस्सा होती है बात में, क्या विचार क्या है? माँ पिताजी भी नहीं बताए और भाई भी नहीं बता रहे, तो क्या विषय है? आनंदी, क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है, मेरे हणे भरा, भाग्य मतलब हणे भरा का फेर है, तो फेर मतलब हणे भरा।
नहीं तो गंवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी शौर नहीं, मुझे कड़ाऊ से मारकर यूं न अकड़ता। तो कहे भाई के बारे में, मतलब देवर के बारे में होती है, जो गेट कीपर का काम भी करने के लिए लायक नहीं है और मुझे मारता है कड़ाऊ से, जो है लकड़ी का, मैंने कहा था कड़ाऊ मतलब मरदा मिट्टू, जो उससे मुझे मारता है, ऐसे कहती है। श्रीकंठ सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। तो क्या है, ऐसे आधा आधा बात करेंगे। वहाँ पे खाते समय पिताजी ने बताया, भैया भी ने बताए कि आधा आधा बात आप ऐसे बोल रहे, तो क्या हुआ विषय पूरा साफ साफ बता दो तो मैं बात करता हूँ। तो आनंदी बोलने लगी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे से मांस का पकाने के लिए कहा, मैं पूरा घी उसमें डाल दी, पाव भर का था घी, इसलिए मैं घी पूरा मांस में डाल दी थी और दाल में घी डालने के लिए घी नहीं बचा था। तो इतनी सी बात पे खाना खाते समय मुझे ऐसे बोलने लगा कि घर में मेरे घर में नदी के जैसे बहती होगी घी, यहाँ पे पूरा घी खाली करके बैठी है, ऐसे विचार बताती है, बोलती है, जो हुआ घटना उसको सुनाती है। तो श्रीकंठ को इतना सुनते ही गुस्सा आ जाता है, आंखें लाल हो जाना, मतलब क्या है, गुस्सा आ जाता है कि इसकी गलती ही नहीं, जितना घी था जितना डालना था उतना ही डाली थी और ये भाई जो बड़े बड़े बातें कर रहे थे, बड़ों से इस प्रकार व्यवहार करता है, भाभी लगती है ना ये, तो वहाँ तक की बात मुझे पता नहीं था, ऐसा मेरा भाई ने कहा है। तो एक गुस्से में बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का यह साहस, इस लड़के का, छोकरा मतलब लड़के का इतना हिम्मत, ऐसे करने लगता है। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी। तो क्या है, बोलते बोलते पति के सामने रोती है क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे, उन्हें कदाचित ही भी क्रोध आता नहीं। स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधगिरी भड़काने में तेल का काम कर देती है। तो लड़कियां ज़्यादातर जल्दी रोने लगती है, लड़कों बहुत कम रोते हैं। तो लड़कियां रोते समय थोड़े लोगों का क्या है, दिल पिघल जाता है। तो ये अपनी पत्नी है, रो रही है, तो गलती कुछ भी नहीं है, मायके के बारे में बोल रहा है, मायके के वहाँ पे कंपेयर कर रहा है और उदाहरण भी मायके के वहाँ पे देता है। तो ये सब उसके दिल को ठेस पहुँचाई है आनंदी को। इससे समझ में आ जाता है विषय कुछ भी नहीं है, लेकिन इसे मामूली से बात के लिए इतना बड़ा करने की कुछ ज़रूरत नहीं थी, ये सब समझ जाता है श्रीकंठ। तो उसके बाद श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों ले लिया था। जो वहाँ पे एरिया पे कुछ भी हुआ है, तो लड़कों से या झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, घर का मामला हुआ, सब कुछ मामले में ये क्या करते थे, दखल होके वहाँ पे सुलझाते थे प्रॉब्लम। क्योंकि यही एक पढ़े लिखे बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही इंग्लिश जानने वाले व्यक्ति थे और अंग्रेज़ी भी और समझदार भी थे। सबका संसार बिगड़ता हुआ जुड़ाते थे भी ये श्रीकंठ। और लड़कों के हिसाब से भी देखेंगे तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, वहाँ पे हाथों हाथ उन्होंने झगड़े को सुलझाते थे। अब जो मेरे घर का आया है, मैं इसे संभालना है, ऐसे सोचने लगे कि सबके जगहों में मैंने जाके शामिल होके सुधारता था, अब मेरे घर का आया। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, परंतु श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। मैं दूसरों को सलाह देता था, उपदेश देता था, सब कुछ करके संभालता था। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों श्रीकंठ? इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। तो श्री बाप से अब प्रातःकाल होते ही, सुबह होते ही बाप के पास जाकर बोले, दादा आप इस घर में मेरा निभाना न होगा, तो मुझे यहाँ पे रहने के लिए नहीं हो सकता, मैं नहीं रह सकता। तो पिताजी ने पूछते कि बेनी माधव सिंह ने पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ, क्या बात है? श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है।
जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर झड़ते हैं। मैं दूसरे नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर कड़ाऊ और जूतों की बौछारें होती है। बड़ी बात तक चिंता हो नहीं, कोई एक की तो कह ले, वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूसे पड़े और मैं दम ना मारूं। अन्याय हुआ है तो अन्याय के विरुद्ध मैं न्याय दिलाने के लिए मैं कड़ी मेहनत नहीं करूँगा तो मेरा ये रहते रहे जीवन व्यर्थ है। ऐसे कहता है अपने बेनी माधव सिंह से, कहता है कि अगर मैं जिंदा रह के भी ये फ़ायदा नहीं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे, श्रीकंठ के पर प्यार करते थे, उनके बातों को रेस्पेक्ट करते थे, गौरव देते थे। उनके ऐसे तेवर देख कर बूढ़ा ठाकुर अवाक हो रह गया। तो क्या है, मौन हो गए, कुछ बोलने के लिए आवाज़ ही नहीं आ रहा था। ऐसे क्यों अचानक एक ही बार बेनी माधव सिंह ऐसे श्रीकंठ ऐसे कहता है, क्या हुआ? केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती है, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। बेनी माधव सिंह श्रीकंठ को समझाता है कि तुम तो होशियार हो, चालाक हो, होशियार हो, ऐसे लड़कियों या स्त्रियों की बातों पर आकर बिगड़ता हुआ संसार, जुड़ा हुआ संसार बिगड़ जाता है, तो ऐसे मत करो। श्रीकंठ इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, मैं मूर्ख भी नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। कि इतना सब हुआ है लेकिन मुझे मेरे पीठ के पीछे हुआ है, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला। तो मेरी पत्नी के बारे में ही तो बात कर रहा था श्रीकंठ, तो लाल बिहारी बोल रहा था, लेकिन मैंने सोचा है कि आनंदी ही कुछ गलती काम की होगी, ऐसे मैंने सोचने लगा। लेकिन यहाँ पे आनंदी बताती है तो तब समझ में आ जाता है कि इसमें आनंदी की कुछ गलती नहीं है, केवल लाल बिहारी का गलत दिखाई देता है। अब बेनी माधव सिंह भी गरम आए, ऐसी बातें और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चुके हो उसे कान पकड़ो, लेकिन कुछ भी हो गलती किया है, छोटा भाई है, कान भी पकड़ सकते हैं, मार भी तमाचा भी दे सकता है, लेकिन ऐसा जो है डिसीजन, ऐसा जो निर्णय मतलब श्रीकंठ लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता कहता है। तो इस गुस्से से आज तक मेरा भाई था लेकिन अभी मैं उसे भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह स्त्री के पीछे तो कहता है कि आज के बाद तुमने अपने भाई को भाई ना समझना, यहाँ पे स्त्री के पीछे रहने के कारण अपनी स्त्री ने आपको घुमा फिरा के रखा, ऐसे होता है। तो श्रीकंठ जी नहीं, उनकी क्रूरता और विवेक के कारण मुझे समझदारी है, मैं समझ सकता हूँ किस कारण से मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं स्त्री के पीछे नहीं जाने वाला हूँ। श्रीकंठ बेनी माधव से कहते हैं। दोनों चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के जुल्म के बहाने वहाँ आ बैठे। घर में जो से बाहर से आवाज़ आ रही थी, सब उधर के इधर के सब तो क्या है हुक्के चुल्म लेके, जो सिगरेट पहले जो रहता था, सिगरेट पहले का जो है हुक्का टाइप रहता था, तो वैसे के लेके आ जाते श्रीकंठ के घर पे और बातचीत करते बैठते हैं। स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार हुआ, तो आजू बाजू में सब कहा हुआ कि विचार यहाँ तक गया कि आनंदी के पीछे आनंदी के कारण श्रीकंठ उससे लड़ रहा है, अपने पिताजी से लड़ रहा है, घर में झगड़ा हो रहा है, ऐसे आवाज़ उठी। सब लोग देखने के लिए आते हैं, वहाँ उधर इधर के घर वाले सब बातचीत कर रहे थे। पड़ोस के दोनों पक्षों की मधुर वाणी
सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिल मिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन चलते थे। वे कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसलिए वह दब्बू है, और उसने विद्या पढ़ी इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उनकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते। पूरा काम करना है तो श्रीकंठ के पास पूछ के ही करते थे। श्रीकंठ अपने बाप के दबाव में आता था, दबता रहता था, और दब्बू है वह उनकी मूर्खता है, ऐसे श्रीकंठ के बारे में बोलने लगे। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने आकर घर बैठे, उधर इधर से कुछ ना कुछ रीज़न लेके आके बैठते हैं। लगान मतलब टैक्स का पेपर लेके आके बैठते हैं। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए तो क्या है, ये इतने छोटे बातों को बड़े बड़े करने के लिए बेनी माधव सिंह तैयार नहीं थे। लेकिन इलाहाबाद का अनुभव रहित झिलाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। तो ये बहुत ही पढ़ा लिखा था, इसलिए ये सब मामूली चीज़ नहीं है, ये सब मामूली विषय नहीं है। अपने बारे में बोलेंगे या अपने मायके के बारे में बोलेंगे, कोई छोड़ता है क्या? नहीं। तो क्या है, अपना काम आप करो, तो दूसरे के मामले में क्यों दखल होना चाहिए। इसके लिए श्रीकंठ भी क्या है, इसके खिलाफ था कि अपने घर के बारे में बोलने के बदले उसके मायके के बारे में बोलना, ये से सारा पनिशमेंट देना, कड़ाव से मारना, ये सब गलत है काम। इसके लिए ये क्या है, अपने किसी के भी दबाव में नहीं आता है। बेनी माधव कितना भी समझाता है तो समझता नहीं है कि मुझे अन्याय हुआ है, मुझे न्याय चाहिए, ऐसे ही बोलता है बेनी माधव। बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। फिर भी कहता है कि वो छोटा है, अकल नहीं है, आपके जैसा पढ़ा लिखा नहीं है, तो बुद्धि नहीं है, दिमाग कम है, तो इसलिए आप उसे माफ़ कर दो। लेकिन श्रीकंठ क्या करता है, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। यह तो वही घर में रहेगा या मैं, आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार आप संभाल लूँगा। अगर वो रहना चाहता है घर में रह सकता है, मैं अपनी फैमिली को लेके, मैं मेरे पत्नी को लेके बाहर जाता हूँ, मुझे यहाँ रहने के लिए नहीं है। उसके ऊपर प्यार है तो उसको रख लो, मैं निकल के चला जाता हूँ। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए, बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। मुझे रहना है इस घर में तो वो नहीं रहना चाहिए, अगर वो रहना है तो मैं नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा लास्ट या अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे के चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातों को सुनता रहा और वह बहुत आदर करता था, रेस्पेक्ट देता था भाई को, भाई से डरता था बोलने के लिए। लेकिन आज ये मुसीबत आ गई तो क्या है, मन ही मन घुटने लगा, मन के अंदर बहुत ही दिल दुखने लगा, मैं बहुत ही गलती किया है, मुझसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे बहुत इसे गलनी हुई, बहुत ही पछताना लगता है। तो वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखो भैया क्या कहते हैं। तो ये गुरुवार को हुआ था, शुक्रवार एक दिन था, शनिवार को ही भाई आने वाला था, तो शुक्रवार को ही इसका दिल धड़कने लगता था कि भाई मुझसे क्या करेंगे, मैं क्या करूं, मैं किस प्रकार उन्हें मुंह बताऊं, क्योंकि ये गलती कर चुका था। इसलिए जो भी वो गलती हो जाती है तो ऐसे धड़कने लगता है। तो हमें भी पता लगता है हमारे से गलती हो गई तो हमें कुछ भी नहीं होता, अगर हमारे से गलती हो गई तो हमारा फेस कट, मुंह का चेहरा भी बदल जाता है, धड़कन भी स्पीड हो जाती है, तो हमें उसका अनुभव। इसी प्रकार इसका भी ऐसे ही हुआ था कि वो अपने भाई से कैसे मुंह दिखाऊं, यानी कि उसकी पत्नी भी सच कहेगी, कुछ भी झूठ नहीं बोलेगी, बड़े घर की होगी, लेकिन वो उसके उसके दिल पर बहुत ठेस पहुंचाई। मैंने ऐसे नहीं करना था, उसे बहुत पछतावा लग रहा था इसे जो है लाल बिहारी को। मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा,
उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे, तो सोच रहा था कि मेरी गलती को उन्होंने मानकर मुझे पनिशमेंट या सज़ा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि घर छोड़ के जाने का फ़ैसला हो जाता है कि ना तो वो रहेगा ना तो मैं रहूँगा, ऐसे फ़ैसला करेगा मेरा भाई। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। लाल बिहारी सिंह अंदर ही अंदर घुटने लगता है, सोचने लगता है, पछताने लगता है। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने, बहुत ही निर्दयता की मूर्ति बने, दया इल्लदे तो क्या है बने रहे। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना है कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। लाल बिहारी से सह न गया। मैं उसका मुंह देखने के लिए तैयार नहीं, मैं उसके सामने वो घर में रहने के लिए लायक ही नहीं है। मैं अगर वो घर में रहेगा, मैं उसके सामने मैं रहने के लिए तैयार नहीं, मैं उसका मुंह देखने के लिए तैयार नहीं। ऐसे बातें कहते समय मुझे बहुत दिल को दुख पहुंचाया, क्योंकि तमाचा मारते तो ये तो थप्पड़ मारते तो भी नो प्रॉब्लम, आके समझाते तो भी नो प्रॉब्लम था। घर छोड़ के जाने के लिए और मुंह देखने के लिए तैयार नहीं, ये मुझे बहुत ठेस पहुंचाया। लाल बिहारी सिंह अपने आप सोचते रहते, वह रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछे और जिसमें कोई यह न समझे कि रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ घर में न रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ, उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है उसे क्षमा कीजिए। अपराध मतलब गलती हुआ है, उसे क्षमा करो। यह कहते कहते लाल बिहारी के गला भर आता है, क्योंकि इतना बोलते बोलते मुंह में आवाज़ ही नहीं निकलता है कि रो रो के बहुत ही थक गया था और आवाज़ ही बाहर नहीं निकला था, तो गला भर गया आया, मतलब बात करने के लिए वर्ड ही नहीं आता था। इतना उसके भाभी से कहता है, मैं ही घर छोड़ के चला जाता हूँ, अगर मेरे साथ कुछ भी गलती हुई तो उसे मुझे माफ़ कर दो। ऐसे बोलते वो चुपचाप निकलने के लिए तैयार हो जाता है। आज के कक्षा के लिए इतना काफ़ी है। अगले कक्षा में देखेंगे इसका अंतिम भाग जो क्या होता है, देखेंगे पुनरावर्तन तौर पर। धन्यवाद। Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.